जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया, 26 जून 2025 को मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए एग्जामिनेशन के लिए 2025 का यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। सॉलिड रूप से देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं, जो लंबे समय से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर वापस है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देखेंगे, बने रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे सबसे पहले क्या है, डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जून 2025 से लेकर 24 जुलाई 2025, मतलब 26 जून से लेकर आप 24 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 24 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 25 यहाँ पर जुलाई 2025 तक फीस पेमेंट भी आप कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन से जो चार्ज होगा 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप फॉर्म पे करेक्शन कर सकते हैं। आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 में आपके लिए एग्जाम करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली, कौन से डेट को कौन सा क्या चीज़ एग्जाम होना है, क्या चीज़ें होनी है। और अगर टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो टोटल दिया गया। सबसे पहले हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए 1075 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। एमटीएस के अंतर्गत वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे क्या होगा, आपका कलेक्टेड हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ है, आने वाले समय में बता दिया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगर ऑफिशियल फॉर्म फिल करनी है तो आपको क्या करना है, ssc.gov.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वैकेंसीज देख ली, डीपली वैकेंसी से रिलेटेड अभी हम देख लेंगे कैटेगरी वाइज। अब बस ये सिटीजनशिप का थोड़ा सा ध्यान लो। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, पर्सन्स ऑफ इंडिया और जन्स हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंगानिया एंड ज़ांजिबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर एज काउंटिंग की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 1 अगस्त 2025 की डेट को आपका एज काउंट करना है। और इसके बाद में एसएससी के द्वारा, जिसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो आपका एमटीएस के लिए यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। 2/8/2000 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसके बाद में इसी के अंतर्गत पर हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 27। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में समझ गया डेट ऑफ बर्थ किस कैटेगरी के लिए कितना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी हो गया यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी हो गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 साल के लिए हो गया। एक्स सर्विसमैन ईएसएम के अंतर्गत 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ दी, इसके अंतर्गत मिलिट्री सर्विस के अंतर्गत पर रेंडेड फ्रॉम दी एक्चुअल से एज के अंतर्गत आपका काउंट किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। 8 नंबर का पॉइंट है, डिफेंस जो पर्सन है डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन दी डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज कंसिक्वेंस देयरऑफ, तो इसके लिए 3 साल 3 ईयर्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बात करेंगे तो जो इसी कैटेगरी के अंतर्गत पर अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप आ जाता है तो उसके लिए 8 साल में एज लिमिट में छूट दी जाएगी। और उसके बाद में 10 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें ध्यान देना, 10 और 11 नंबर का जो पॉइंट आएगा तो 11 नंबर का कैटेगरी का आएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का, तो 10 वाले पॉइंट को सबसे पहले आप ध्यान में देख लो। ठीक है, कौन सा पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर दिया गया 10 नंबर का जो पॉइंट दिया गया, इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉय है हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड, जो इसके अंतर्गत पे कंटिन्यूअस कहा गया है सर्विस एज ऑन क्लोज डेट, जो क्लोजिंग डेट होगा आपका उसके अंतर्गत जो क्लोज डेट है, क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 40 ईयर्स एज लिमिट। अगर इसी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी आ जाता है तो 11 नंबर का जो पॉइंट है अप टू 45 ऑफ एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 12 नंबर की बात करेंगे, इसमें क्या है, विडोज हो गया, डाइवोर्स्ड वुमेन हो गया, वुमेन
जुडिशियली सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड। तो अप टू 35 ईयर्स एज लिमिट आ जाता है। 13 नंबर की बात करेंगे, विडो डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, देख लिया होगा किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी एज लिमिट में यहाँ पे छूट मिलनी है। बहुत सारा दिया गया है डीपली इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। फॉर्म फीस उसमें अगर कहीं पे दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस 100 रुपये होता है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और कैटेगरी के लिए एससी एसटी और एटसेट्रा कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी होती है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देना। फॉर्म फिल करते टाइम सावधानी बरतना। देखो 87 पेज है इसके अंतर्गत पे, 10 पेज पर भी हम पहुँचे हुए हैं। और अगर एक बार आप मिस्टेक करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, 200 रुपये फॉर्म फीस पे करनी पड़ती है। दोबारा मिस्टेक करते हैं तो 500 रुपये। इसलिए एक बार जब अप्लाई करें तो सावधानीपूर्वक आपको अप्लाई कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ssc.gov.in पे जाके आपको क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कौन सा पॉइंट है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्म फीस, जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि आपके लिए फीस पेमेंट किया है, यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए 100 रुपये और SC ST और यहाँ पे PWBD और ESM कैटेगरी के अंतर्गत पे, यहाँ पर एक्सेस सर्विसमैन जो कैटेगरी ये चीज़ आ जाता है, इनके अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस पे ही नहीं करना है। क्या करनी है, 100 रुपये फॉर्म फीस, और कुछ कैटेगरी के लिए नहीं करना है। आपके लिए जो करेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें मैं पहले डेट आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपका भी जोन है उसके अंतर्गत तो आपका नियरेस्ट जो एग्जाम सेंटर है वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया, तो सर डीपली पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 18 पे दिया गया, 87 में से अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है न्यू बिगिनरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल से एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। फिर सेकंड होता है इसके अंतर्गत रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हो गया। 45 मिनट इसके अंतर्गत टाइम दिया जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद में सेकंड है सेक्शन सेकंड के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से पर क्वेश्चन 25 होता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 75 हो गया, 150 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। 50 क्वेश्चन है जो चीज़ें, ऊपर 40 क्वेश्चन है क्या है, 120 मार्क्स का हो गया। इसके लिए भी 45 मिनट आपके लिए सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग, फिजिकल टेस्ट जो स्टैंडर्ड वो चीज़ें होती है तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आप पढ़ लेना। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ भाई, जो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो रियल सिलेबस है उसको ध्यान में रखो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लो। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल से एंड मैथमेटिकल से एबिलिटी के अंतर्गत पे पूरा सिलेबस दिया गया है। पहुँच करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रोक लो थोड़ा सा, और देखो इसके अंतर्गत तो मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक है उनके क्वेश्चन ही सॉल्व करो, और इसलिए आपका प्रिपरेशन इसके साथ में बहुत अच्छा बना रहेगा। फिर उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत पे कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं इसके अंतर्गत से स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस से आपके लिए क्या क्या पूछा जाना है ये चीज़ देख लो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से जो आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाना है यहाँ पर आप इसके अंतर्गत पे देख लो। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी कहा जाता है। एक चीज़ देखो ना, शॉर्ट फॉर्म याद करना। पीईटी बहुत सुनते होंगे आप, क्या चीज़ का फुल फॉर्म होता है, हर चीज़ को ध्यान रखो। पी का मतलब होता है फिजिकल, ई से एफिशिएंसी, टी से हो गया टेस्ट, पीईटी हो गया। और पीएसटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। ठीक है, पीएसटी और पीईटी का फुल फॉर्म भी देख लिया होगा। अगर बात करेंगे तो पीटी है तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया। और उसके बाद में एक ध्यान रखो ना, पी से अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, अगर इससे रिलेटेड दे रहे हो तो फिजिकल होगा इसके अंतर्गत पे, तो उसके बाद में फिजिकल पहला वर्ड हो गया, ई से इफिशियंसी हो गया, टी से टेस्ट हो गया, उसी के बाद में पी से फिजिकल हो गया, एस से स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद में टेस्ट हो गया। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसके अंतर्गत पाया जाता है। और इसके अंतर्गत पीटी की बात करेंगे तो वॉकिंग का क्या रहेगा, मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ लगानी है 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स के अंतर्गत आपको ये चीज़ पूरा कर लेना है। ठीक है ना, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट के अंतर्गत पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया, जैसे चेस्ट से रिलेटेड कहा गया। हाइट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होने वाला है मेल के लिए, जो यहाँ पर कहा गया है CBIC एंड CBN के लिए, ध्यान रखना, द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द हवलदार इन CBIC एंड CBN के लिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत तो होगा। जैसे एज में रिलैक्सेशन छूट दी जाती है वैसे हाइट में होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, गढ़वाली, आसामीज, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर, तो आपका जो हिल सर्टिफिकेट है इसके अंतर्गत पे हिल सर्टिफिकेट में छूट मिलती है। ठीक है ना, कुमाऊं गढ़वाली जो चीज़ें होती हैं। और चेस्ट की बात करेंगे तो आपका नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलान के बाद में प्लस 85 तो 86 होनी चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है। फीमेल के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, और ऊपर हाइट मेल के लिए छूट होता है 5 सेंटीमीटर, और ऊपर कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। गढ़वाली, आसामीज और गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर अगर वेट की बात करेंगे तो 48 kg आपका वेट होना चाहिए।
गढ़वाली आसामीज गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 kg का यहाँ पर एज में भी सारी वेट में भी छूट दिया जाएगा, जैसे एज में भी छूट मिलती है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड भी हमने पॉइंट इसके अंतर्गत पे देख लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशंस के लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल, कोई भी चल सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स इशू बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट और पीएसयू के अंतर्गत पे, एक्स सर्विस में डिस्चार्ज बुक हो गया इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत पे, और इसके अंतर्गत पर आईडी होना चाहिए, एनी अदर से फोटो वेयरिंग जो इसके अंतर्गत हो गया वेयरिंग आईडी कार्ड से इश्यूज़ होता है बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत तो एलिजिबल हो सकता है। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि आपका आधार कार्ड ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आधार कार्ड आपके पास में अवेलेबल रहता है और एसएससी का जो ये डॉक्यूमेंट होता है ना, इसी से रजिस्टर्ड होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो इसलिए आधार कार्ड को ही आप प्रायोरिटी देना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे जो चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संबंधी, डीबी जिसको कहा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आने वाले समय जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट अभी 27 नंबर पेज में यहाँ पर पहुँचे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लेके आना जरूरी है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 20% मार्क्स से लेके आना इसके अंतर्गत पर भी जरूरी हो जाता है। 29 पेज में जो डिस्कस किया गया, 30 पेज में भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें बहुत सारी दी गई होंगी इसके अंतर्गत पे, और यहाँ पर भी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें अभी 30 है, 3rd पेज में पहुँचे हुए हैं हम, 35 ये पेज है, और उसके बाद में आगे क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में जैसे वैकेंसीज बढ़ी हुई है कैटेगरी वाइज, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, सारे का सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, क्या इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे है। फिर उसके बाद में देखिए एसएससी के अंतर्गत पे आपको OTR करवानी पड़ती है, जो न्यू बिगनर है जिनका भी फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में ये चीज़ अप्लाई होता है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, ऐसे एक रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका क्या करना होता है, पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, और उसके बाद में जो पासपोर्ट है उसको क्रिएट करना होता है, फिर एडिशनल डिटेल फिल करनी होती है, फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन होता है। एक बार जब आप एसएससी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आईडी पासवर्ड जो बनेगा, मोबाइल नंबर सावधानीपूर्वक फिल कीजिएगा, और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल जो फिल करनी है हर चीज़ को क्लियर से फॉर्म फिल करना है। अगर मिस्टेक करोगे तो आने वाले समय में आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा, आपके पास में आईडी पासवर्ड बन जाएगी। आने वाले समय में लॉगिन करोगे, जब एसएससी के अंतर्गत तो जो भी वैकेंसी आएगी केवल उस वैकेंसी को फिल करोगे, पूरा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए आजकल तो लाइव फोटो सिग्नेचर कैप्चर होता है, बस फोटो आपको लाइव कैप्चर हो जाएगा उस टाइम पर वाले में, जैसे आप फ़ोन से, एसएससी के द्वारा हाल ही में इंस्ट्रक्शन आपके लिए प्रोवाइड था कि अब आप फ़ोन से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सिग्नेचर में आता है तो कोई एक अच्छी सी ऐप ले लेना, उससे कंप्रेस कर लेना, अगर मालूम नहीं हो तो यूट्यूब में एक वीडियो देख लेना, ऐसे फोटो आपका कैप्चर होना है। ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं होता है, सामने से आपको कैप्चर करना है, लाइव फोटो कैप्चर होनी है। और उसके बाद में ये काफ़ी से इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आने वाले समय के लिए, और ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो न्यू बिगनर अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं। नहीं तो एक बार मिस्टेक करोगे 200 रुपये देना पड़ेगा, फिर दोबारा मिस्टेक करोगे तो उसके बाद में 500 रुपये, और मोबाइल नंबर फिर चेंज करना पड़ेगा, या ऑप्शन बचेगा कि मोबाइल नंबर, अब तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन है तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसलिए करेक्शन चार्ज से फिर गुजरना पड़ेगा आपको। इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम पर क्या करनी है, आपको सावधानीपूर्वक पहले ही रख लेना है मोबाइल नंबर, जीमेल, और आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसके अंतर्गत पर आपका पासवर्ड बन के आएगा या OTP जो भी चीज़ आती है तो वो चीज़ें हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे है ना कि शॉर्ट में जो वैकेंसीज बटी हुई है CGST के अंतर्गत पे, जो अलग अलग बेस के अंतर्गत पे है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे कहाँ पर कितनी है, भुवनेश्वर के अंतर्गत पे कितना है, भोपाल के अंतर्गत पे कितना है, और बेंगलुरु के अंतर्गत पे कितना है, सब यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऐसे करके देखो, इसको पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम से हटा देता हूँ। देखो इसके अंतर्गत पे नीचे भी ये चीज़ हो जाता है। टोटल यहाँ पे 275 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के अंतर्गत पे 447 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 137 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे यहाँ पर 90 सीटें हैं, और उसके बाद में OBC के अंतर्गत पे यहाँ पर 267 सीटें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर EWS के अंतर्गत पे यहाँ पर 134 सीटें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। टोटल अगर बात करेंगे तो 275 सीटें हैं, जिसमें से अगर बात करेंगे तो OH कैटेगरी के लिए पर्सन्स विद मार्केट डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे 15 सीटें। फिर उसके बाद में सेकेंड है यहाँ पर HH कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या दिया गया, 13 सीटें दी गई है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यह VH कैटेगरी के अंतर्गत पे वैकेंसीज नहीं है। फिर उसके बाद में PWD अदर्स बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर कितना दिया गया, 12 पोस्ट है। और लास्ट में उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया, एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर देखो, लास्ट में देखो 107 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, टोटल कितनी है,
75 पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे। कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, और उसके बाद में हवलदार के लिए है या किसके लिए है, कस्टम हवलदार, जैसे ये चीज़ दिया गया। तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे कस्टम हवलदार हो गया, तिरुवनंतपुरम CGST हवलदार के लिए हो गया, पुणे हवलदार हो गया, रांची हवलदार हो गया, मुंबई जो कस्टम्स हवलदार है मुंबई CGST हवलदार हो गया, लखनऊ हवलदार से हो गया। सारा का सारा आपको इसके अंतर्गत पे देख लेना है। सबसे बढ़िया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको क्या कर लेनी है, ssc.gov.in पे जाके क्या करनी है, गूगल या क्रोम पे सर्च कर लेना है। SSC भी लिख लोगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट चालू हो जाएगा, फिर उसके अंतर्गत पे ऊपर दिख जाएगा इसके अंतर्गत पे जो आपके लिए SSC GD के लिए, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद में सावधानीपूर्वक देखना कि आपकी कैटेगरी आपको कंफर्ट कौन से जोन से लगता है, उसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हवलदार के लिए यहाँ पर 26 जून एवरेज के आसपास में जो वैकेंसीज अपडेट किया गया है 275 के लिए, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।